नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। मैं हूं इमरान खान। सऊदी अरब की क़यादत वाली इत्तेहादी फौज ने अस्करी लिहाज से अहम मकाम और बंदरगाही शहर अल हुदीदा पर कब्जे का दावा किया है। फौज के तर्जुमान तुर्की अल मालिकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी दावा किया है कि अल हुदीदा के बाद इत्तेहादी फौज हौसियों के जेरे तसल्लुत सादा शहर से महज चंद किलोमीटर के फासले पर है। मालिकी ने कहा कि हौसियों की सप्लाई लाइन मुनक़ता हो चुकी है और आमद और रफ्त में इस्तेमाल होने वाली मेन शाहराह पर भी सरकारी फौज का कंट्रोल हो चुका है। फौजी कार्रवाई में कामयाबी के बावजूद उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यमन तनाज़े का सियासी हल निकालने के लिए कोशिशें होती रहनी चाहिए। उन्होंने इंसानी बुनियाद पर यमन को दी जाने वाली इमदाद की यमन तक रसाई को यकीनी बनाने की भी अपील की। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 3 सालों से जारी इस जंग में अब तक 10,000 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं, जबकि 30 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। यह जंग उस वक्त शुरू हुई थी जब हौसियों ने सदर हादी को इख्तियार छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। वहीं मुत्तहदा अरब अमीरात के वजीर खारजा अनवर करकाश ने भी कहा है कि यमन के साहिली शहर अल होदीदा को आजाद होने में महज चंद लम्हे दरकार हैं। गुज़िश्ता बुध से शहर पर कब्जे के लिए इत्तेहादी फौज और हौसियों के दरमियान शदीद जंग छिड़ी हुई है। दुबई में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहरियों को जानी नुकसान से बचाने के लिए इत्तेहादी फौज एहतियात का मुजाहरा कर रही है। इत्तेहादी फौज का इल्जाम है कि हौसी शहरियों को ढाल बनाए हुए। इत्तेहादी फौज का यह भी इल्जाम है कि अल होदीदा बंदरगाह के जरिए ईरान हौसी बागियों को असलहा फराहम कर रहा है। उधर मामले के पुरअमन हल के लिए बातचीत का दौर भी जारी है। इत्तेहादी फौज ने कहा है कि हथियार रख चुके जंगजुओं को शहर से निकलने की आजादी दी जाएगी। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची बराए यमन मार्टिन डर्फिक्स और हौसियों के दरमियान बातचीत चल रही है। आज देर रात अक़वाम मुत्तहिदा में यमन के ताल्लुक से सलामती काउंसिल का एक अहम इजलास भी हो रहा है, जिससे ग्रिफिथ्स काउंसिल के अरकान को अपने अमन मंसूबे की जानकारी देने के साथ हौसियों के साथ हुई बातचीत की तफसीलात भी पेश की जाएगी। We're sending a very clear signal to the Houthis and others that you need to pull out because your days in the city are numbered, and we need to as much as possible to save the population. What sort of enemy are we seeing? I think this is important also. Our estimate is anywhere between 2,000 to 3,000 fighters. Militia, nondescript, not in uniform, majority work in small groups, snipers, with heavy, extensive use of तुर्की सदर तैयब एर्दोगान ने दावा किया है कि शामी कुर्दिश मिलिशिया जंगजू शुमाली शाम के मनबीज इलाके से इनखला कर रहे हैं। इससे कबल तुर्की फौज की जानिब से भी कहा गया था कि मनबीज की सरहदी लाइन पर तुर्की और अमेरिकी फौज ने आजादाना तौर पर पेट्रोलिंग शुरू कर दी है और अमली तौर पर इसकी तस्दीक करते हुए तुर्की फौज ने सरहदी इलाकों की तस्वीर भी जारी की है। तस्वीर में तुर्की फौज को पेट्रोलिंग करते हुए दिखाया गया है। तुर्की मुसलसल ये कहता रहा है कि मिंजीब में वाईपीजी मलेशिया ने अपना ठिकाना बना रखा है। वाज़ेह है कि तुर्की के नजदीक वाईपीजी मुबैना तौर पर एक दहशतगर्द तंजीम है। तुर्की का इल्जाम है कि अमेरिका वाईपीजी की हिमायत करता रहता है और यह वजह है कि वो लगातार मनबीज पर कब्जा करने की हमला करने की बात करता रहा है। इस मामले पर गुज़िश्ता माह तुर्की और अमेरिका के दरमियान हुई बातचीत के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मंजीब को लेकर मुसालहत हुई। और इजराइल ने एक साबिक काबीना वजीर गोनिन सिगेफ के खिलाफ ईरान के लिए जासूसी करने के इल्जाम में गुज़िश्ता जुमे को फर्द जुर्म आयद कर दिया है। सिगेफ को एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब गुज़िश्ता माह खासतौर से अफ्रीकी मुल्क गिनी की सरकार ने उन्हें मुल्क में दाखिले की इजाजत न देकर इसराइल डिपोर्ट कर दिया। इसराइल की दाखिली सलामती की जिम्मेदारी एजेंसी शीन बैत ने एक बयान जारी करके इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सिगेफ को मुल्क की मफादात के खिलाफ काम करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। शीन बैत का कहना है कि सिगेफ नाइजीरिया क़याम के दौरान ईरानी सफारत खाने के राब्ते में थे। शीन बैत के मुताबिक तफ्तीश से इस बात का पता चला है कि
शिगेफ ने ईरान को तवानाई मार्केट, सिक्योरिटी तनसीबात, सियासी और दिफाई इदारों के बारे में खुफिया जानकारी फराहम की थी। वाज़ेह है कि शिगेफ 1995 से 96 के दौरान इसराइल के वजीर तवानाई रह चुके हैं। पेशे से डॉक्टर शिगेफ को 2004 में ममनुआ देवा स्मगलर करने के इल्जाम में 3 साल की सजा हुई थी। 2007 में जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने इसराइल छोड़ दिया था। इस्राएली जंगी तैयारों ने गाजा पट्टी के शुमाली इलाके में हमास के अस्करी ठिकानों को निशाना बनाकर 9 हमले किए। इस्राएली फौज ने बयान जारी करके कहा कि आतिशगारी कागजी तैयारे दागे जाने के जवाब में यह कार्रवाई की गई है। बयान में यह भी वाजे नहीं किया गया कि हमले के सबब किसी तरह का जानी नुकसान हुआ या नहीं। वाजे हो कि आतिशगीर कागजी तैयारे गुज़िश्ता 30 मार्च से शुरू हुए एहतजाज की अलामत बन गए हैं। पत्थरों और गुलेल से इसराइल का मुकाबला करने वाले मुजाहिरीन अब पतंग और गुब्बारों में आतिशगीर मादा लगा करके इसराइली इलाकों में हमला कर रहे हैं और इस कार्रवाई में इसराइली इलाकों में खासा नुकसान हुआ है। खबरों के मुताबिक गुज़िश्ता पीर के सुबह को गाजा पट्टी के नजदीक यहूदी बस्तियों में खतरे का सायरन बजाया गया। इसराइली फौज का कहना है कि गाजा से 3 रॉकेट दागे गए, जिनमें से एक गाजा पट्टी के करीब ही गिर गया और बाकी 2 रॉकेट गिरने की निशानदेही नहीं की गई है। काइट लॉन्चर को नाकाम बनाने के लिए इसराइली फौज मुख्तलिफ तरीक़ाकार अख्तियार कर रही है। इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यह तरीक़ाकार ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहा है। दिफाई तदबीर के तहत इसराइली फौज वार्निंग शॉट और रॉकेट लॉन्चर के ठिकानों को ही निशाना बना रही है, लेकिन कुछ इसराइली वज़रा बराह रास्त रॉकेट लॉन्चर को हदफ बनाकर हमला करने का मुतालबा कर रहे हैं। इससे कबल गाजा के मशरिकी इलाके अल मुंतार में इसराइली फौज की फायरिंग में एक जवान शहीद और दूसरा जख्मी हो गया। इसराइल का कहना है कि दोनों जवान दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। मलेशिया के नौमंतखब वजीर आजम महातिर मोहम्मद ने कहा है कि साबिक वजीर आजम नजीब रजाक पर दीगर इल्जामात के साथ साथ गबन और रिश्वतखोरी का भी इल्जाम है। वाज़ेह की नजीब के खिलाफ सरकारी खजाने से इमदाद से चल रहे एक MBD फंड के नाजायज इस्तेमाल के मामले में जांच चल रही है और न्यूज एजेंसी से बात करते हुए वजीर आजम ने कहा है कि नजीब के खिलाफ मामला चलाने के लिए पुख्ता सबूत है। उनका इल्जाम है कि बदउनवानी के इस मामले में साबिक वजीर आजम का अहम किरदार है। आपको बता दें कि 92 साला महातिर मोहम्मद 22 सालों तक मलेशियाई सियासत के सबसे पावरफुल शख्स रहे हैं। बढ़ती उम्र के सबब उन्होंने 2003 में एक्टिव पॉलिटिक्स को खैरबाद कह दिया था, लेकिन गुज़िश्ता माह वो दोबारा इंतखाबी सियासत में दाखिल हुए। गैर मुतवक्किल कामयाबी के बाद उन्होंने हुकूमत में आते ही पहला काम वन मलेशिया डेवलपमेंट खास तौर से बरहद मामले को दोबारा तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है और दूसरा नजीब के मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी। पुलिस इस मामले में अब तक नजीब और उनकी अहलिया से पूछताछ कर चुकी है और इन दोनों से वाबस्ता अफराद और उनकी जायदाद की भी छानबीन की जा रही है। दूसरी तरफ नजीब और उनकी अहलिया दोनों ही इन इल्जामात की पुरजोर तरीके से तरदीद कर रहे हैं। I think you should be able to see that, well, I think within months. Within months. Yeah, it should, I think, because there are different people investigating the same thing. Yeah, we don't know how much evidence they have now gathered. What I do know is that they have not reached the stage when they are going to go to the courts. We don't have actually a timeline, but we are working as hard as possible at a furious pace, if you like, and we think that we already have almost a perfect case. Well, embezzlement, stealing government money, losing government money, and a number of other charges, using government money to bribe. उधर इंडोनेशिया के शुमाली सुमात्रा में रेस्क्यू टीम ने 18 अफराद को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। ये सभी एक कश्ती में सवार थे जो सयाहती मकाम लेक टूबा की सैर कर रहे थे। यानी शाहिदीन के मुताबिक मौसम की खराबी के सबब कश्ती डूबने वाली थी, लेकिन रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को बचा लिया। कश्ती में कुल 80 अफराद सवार थे। एक शख्स के मरने की भी खबर है। वाज़ेह हो कि इंडोनेशिया में अक्सर फेरी हादसे का शिकार होते रहते हैं। छुट्टी के दिनों में खासकर ईद के मौके पर बड़ी तादाद में मकामी लोग इन इलाकों की सैर करने आते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग फेरी से ही सफर करते हैं और गुज़िश्ता हफ्ते मकासार में भी कश्ती डूबने से 13 लोग हलाक हो गए थे।
यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौटेंगे, आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। ब्रेक के बाद खैर मकदम में आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। जनूबी कोरिया के वजीर दिफा ने कहा है कि अमेरिका के साथ जंगी मश्क मंसूख होने के बाद शुमाली कोरिया से मुस्बत जवाब की उम्मीद वो कर रहा है। वजीर दिफा की तर्जुमान ने कहा कि दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात मजबूत हैं, लेकिन मुस्तकबिल में होने वाली जंगी मश्क को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। वाज़ेह है कि अमेरिका इस इलाके में अपने दोनों हलीफ जनूबी कोरिया और जापान के साथ सालाना फौजी मश्क करता है और आइंदा अगस्त में मुश्तरका फौजी मश्क होनी थी, लेकिन किम जोंग से बातचीत के दौरान अमेरिकी सदर ने इसे मुलतवी करने का ऐलान किया। इस फैसले पर जनूबी कोरिया और जापान दोनों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दोनों के अपने अपने। जापान का भी यही मानना है कि खत्ते में अमन कायम करने के लिए फौजी मश्क जरूरी है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल मुख्तलिफ हैं। ऐसी भी खबर है कि जापानी सदर शिंजो आबे और किम जोंग जल्द ही मुलाकात कर सकते हैं। अगस्त में जापानी वजीर आजम के प्योंगयांग जाने की भी खबर है। और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन चीन के दौरे पर हैं। बीजिंग की सड़कों पर गाड़ियों का एक काफिला गुजरते हुए देखा गया। इस दौरान सड़क के दोनों जानिब सिक्योरिटी दस्ते तैनात थे। खबरों के मुताबिक किम जोंग 2 रोजा दौरे पर चीन आए हुए हैं और सरकारी टेलीविजन ने भी किम जोंग के दौरे की तस्दीक की है और ये जोंग का तीसरा चीन का दौरा कहा जा रहा है कि किम बुध तक बीजिंग में क़याम करेंगे। हालांकि इसके मुतालिक सरकार की जानिब से किसी तरह की तफसीलात जारी नहीं की गई है। माना जा रहा है कि किम जोंग चीनी क़यादत को सदर ट्रंप से होने वाली मुलाकात की जानकारी देंगे। वाज़ेह है कि चीन शुमाली कोरिया का सबसे बड़ा हिमायती है। अमेरिकी सदर ने टैरिफ चार्ज और इंपोर्ट ड्यूटी के नाम पर एक नया महाज खोल रखा है। ट्रेड वॉर में अमेरिका के हलीफ माने जाने वाले कनाडा, यूरोपीय ममालिक के साथ साथ चीन भी शामिल है। चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अमेरिका को मुतनब्बे करते हुए कहा है कि अगर चाइनीज मसनूआत पर इजाफी चार्ज लगाया गया तो चीन भी जवाबी कार्रवाई के लिए आज़ाद है। वजारत का यह भी तबसरा अमेरिका के उस बयान के बाद सामने आया जिसमें कि चीनी सामानों पर $50 बिलियन का टैरिफ लगाने की बात कही गई है। इसके अलावा मजीद मसनूआत की शिनाख्त की जा रही है जिस पर $200 बिलियन तक टैरिफ चार्ज लगाया जा सकता है। और डेमोक्रेट और रिपब्लिक के अलावा इंसानी हुकूक की सख्त तनकीद के बावजूद अमेरिकी सदर गैर कानूनी महाजिरों के अमेरिकी दाखिले की अपनी पॉलिसी पर कायम है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को महाजिर कैंप नहीं बनने दिया जाएगा। ट्रंप ने अपोजिशन पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इमिग्रेशन कानून वजह करने में डेमोक्रेट ताउन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मौजूदा इमिग्रेशन कानून को दुनिया का सबसे खराब कानून करार दिया। वाज़ेह हो कि डिटेंशन कैंप की तस्वीर शाया होने के बाद ट्रंप इंतजामिया अपोजिशन के निशाने पर है। तस्वीर में बच्चों को पिंजरे में कैद दिखाया गया। इस तस्वीर में अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की निगाह अपनी जानिब मबजूल करा ली गई है। इमिग्रेशन पॉलिसी के नाम पर बच्चों को अपने वालिदैन से अलग करने के फैसले की हर तबके ने तनकीद की है। The United States will not be a migrant camp, and it will not be a refugee holding facility. Won't be. You look at what's happening in Europe, you look at what's happening in other places. We can't allow that to happen to the United States, not on my watch. We have the worst immigration laws in the entire world. Nobody has such sad, such bad, and actually in many cases, such horrible and tough. You see about child separation. You see what's going on there. ट्रंप के अलावा होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टियन निल्सन ने इन इल्जामात की तरदीद की है कि डिटेंशन सेंटर में बच्चों के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। व्हाइट हाउस में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतजामिया कानून के मुताबिक काम कर रही है। उन्होंने बच्चों की जिंदगी खतरे में डालने के लिए उनके वालिदैन को ही मोरिद इल्जाम ठहराया। बच्चों की गिरफ्तारी का इल्जाम मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि सेंटर में 10 से 12 हजार बच्चों को उनके वालिदैन ने ही पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि सियासी खेल में बच्चों को मोहरा नहीं बनाया जा रहा है। We are enforcing the laws as they exist on the books. Claiming these children and their parents are treated inhumanely is not true and completely disrespects the hardworking men and women at the Office of Refugee Resettlement.
By entering our country illegally, often in dangerous circumstances, illegal immigrants have put their children at risk. The vast majority of children who are in the care of HHS right now, 10,000 of the 12,000, were sent here alone by their parents. That's when they were separated. The children are not being used as a pawn. We are trying to protect the children, which is why I'm asking Congress to act. गैर कानूनी मुहाजिरों के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सवाल उठाया है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने सेक्रेटरी जनरल का बयान पढ़ते हुए कहा कि पनाहगुज़ीन और मुहाजिरों के साथ इंसानी अक़दार को मलहूज रखते हुए बर्ताव करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस ज़िम्न में बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वालिदैन से अलग करना बच्चों के लिए किसी अज़ियत से कम नहीं है। On the issue of migrants and refugee children, as a matter of principle, the Secretary General believes that refugee and migrants should always be treated with dignity and with respect, and in accordance with existing international laws. Children must not be traumatized by being separated from their parents. Family unity must be preserved. इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर यूरोपीय यूनियन में भी बहस छिड़ी हुई है। इस दौरान स्पेन के नए वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने अहम फैसला करते हुए रेस्क्यू बोट को वेलेंसिया साहिल पर लंगर अंदाज होने की इजाजत दे दी। इस कश्ती पर मुख्तलिफ अफ्रीकी ममालिक के सैकड़ों महाजरीन सवार थे। एक हफ्ता कबल इटली और माल्टा ने कानूनी दस्तावेज न होने के सबब मुहाजिरीन से लदी कश्ती को अपने साहिल पर लंगर अंदाज होने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन 2 हफ्ता कबल स्पेन के वजीर आजम का ओहदा संभालने वाले पेड्रो सांचेज ने नर्म मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए इसे वेलेंसिया साहिल पर लंगर डालने की इजाजत दे दी। ये कश्ती दरअसल रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल होती थी। इसने 600 से ज़्यादा लोगों को लीबिया के करीब डूबती कश्ती से बचाया था। डेस्क पर सरकारी एहलकारों ने मुहाजिरीन का इस्तकबाल किया। मुहाजिरीन की शिनाख्त को लेकर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। उधर लीबिया के साहिली इलाके में एक कश्ती में आई खराबी के सबब 5 अफराद हलाक हो गए। मौके पर पहुंचे त्रिपोली कोस्टल गार्ड ने 117 लोगों को डूबने से बचाया। ये सारे यूरोपीय ममालिक में जाने की कोशिश कर रहे थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ खासतौर से माइग्रेशन IOM के आदाद शुमार के मुताबिक लीबिया में इस वक्त 6 लाख से ज्यादा मुहाजिर मौजूद हैं। IOM को अंदेशा है कि जराइम पेशा अफराद इसका मुजरिमाना सरगर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इन्हें जुल्म और ज्यादती का भी शिकार बनाया जा सकता है। वाज़ेह हो कि यूरोप में दाखिल होने के लिए मुहाजिरीन लीबिया के समंदरी रास्ते का ही इस्तेमाल करते हैं। गुज़िश्ता चंद माह में मुहाजिरीन इटली के बजाय मराकश और स्पेन का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुहाजिरीन और खासतौर से रिफ्यूजी के मसले ने EU को 2 हिस्सों में बांट दिया। इससे निपटने के लिए 28-29 जून को यूरोपीय यूनियन की एक अहम मीटिंग होने जा रही है, लेकिन बाज़ मेंबरान मीटिंग को लेकर ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं। We ask the man to off the engine so that they can come to us because of the wave and the everything. So they were not going. We saw that they were not going. What to do? But they were still coming because of the wave. They could not be able to get close to us so that we will not capsize. But we've seen Libyan rescue when they were coming. I told them that it's Libyan rescue because I've seen them before. I've seen them on YouTube. और यहाँ रुक रहे हैं एक वक्फे के लिए। लौटेंगे वर्ल्ड न्यूज में दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन के 2 गोलों की बदौलत इंग्लैंड ने ट्यूनीशिया के खिलाफ पूरे 3 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। देर रात वोल्गा में खेले गए ग्रुप जी के इस मुकाबले में खासतौर से इंग्लैंड ने 2-1 से जीत हासिल की। इंग्लैंड ने खेल शुरू होने के 11वें मिनट में ही सबकत हासिल कर ली। बॉक्स के पास खड़े केन ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए गेंद को नेट में डाल दिया, लेकिन हाफ टाइम से एन कबल फखरुद्दीन बिन यूसुफ के खिलाफ फाउल करना इंग्लैंड को महंगा पड़ गया। हाफ टाइम तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भी इंग्लिश टीम बिखरी बिखरी सी दिखाई दी, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में केन ने दूसरा गोल करके इंग्लैंड को जीत दिला दी। उधर पहली दफा आलमी कप खेल रहे पनामा के लिए बेल्जियम सख्त हरीफ साबित हुआ। बेल्जियम ने यह मुकाबला 3-0 से अपने नाम किया। हालांकि ये गोल डिफरेंस और हो सकता था, लेकिन
पनामा के गोलकीपर के लाजवाब खेलने से मजीद गोल करने से महरूम रखा। गोलकीपर का ही कमाल था कि हाफ टाइम तक बेल्जियम एक गोल भी नहीं कर पाया। मैच के तीनों गोल हाफ टाइम के बाद हुए। बेल्जियम की जानिब से ड्राइस मार्टिस, ईडन हिजार्ड और रोमेलो लुकाको ने गोल किया। और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं विक्टर अमलराज, जो कि एक्स इंडियन प्लेयर हैं फुटबॉल के। उनसे बात करेंगे और खासतौर से हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं विक्टर अमलराज साहब। तो सर, इंग्लैंड ने जो जीत दर्ज की है, लेकिन बेल्जियम और इंग्लैंड की जीत में आपको क्या फर्क नजर आता है? बेल्जियम जो टीम का पनामा टीम बना था, जो बोल रहे थे फर्स्ट हाफ में गोल नहीं हुआ था, है ना। सेकेंड हाफ बेल्जियम में बहुत अच्छा प्लेयर टीम है, वो लोग 2, 3, 4, 5 प्लेयर बेहतरीन प्लेयर, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है बेल्जियम में। तो पनामा तो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट हुआ, बेल्जियम 3 गोल से जीता था बेल्जियम। जी, शुक्रिया विक्टर अमलराज साहब अपनी बात रखने के लिए, अपनी अहम राय रखने के लिए जी सलाम पर। और देर रात तक अगर हम बात करें, आज देर रात रूस का मुकाबला होगा। अहम ग्रुप ए का ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। पहले मैच में बेहतर मुकाबले के बाद मिस्र को स्टार मिडफील्डर मोहम्मद साले की कमी काफी खरी थी। रूस और मिस्र का ये मुकाबला है। साले इस मैच के लिए फिट है और दूसरे राउंड में पहुंचने के लिए मिस्र को ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। दूसरी जानिब मेजबान रूस सेकंड राउंड से महज एक कदम दूर है। मकामी फैंस की मौजूदगी में रूस को जीत का दावेदार भी माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह कि मैच के नताइज की पेशेनगोई करने वाली बिल्ली और शेर दोनों ही इस मुकाबले में मेजबान टीम की जीत डिक्लेयर कर चुके हैं। और कल आलमी कप के 7वें दिन यानी बुध के रोज 3 मुकाबले खेले जाएंगे। मॉस्को के ल्यूहेस्निकी स्टेडियम में पुर्तगाल और मोरक्को का मुकाबला होगा। ग्रुप बी का ये मुकाबला हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे से शुरू होगा और दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है। दूसरा मुकाबला उरुग्वे और सऊदी अरब के दरमियान रोस्तोफ एरिना में रात 8 बजे शुरू होगा। जीत के साथ ही उरुग्वे सेकंड राउंड में पहुंचने वाली टीम बन सकती है। बुध का सबसे अहम मुकाबला कजान एरिना में खेला जाना है और यह मुकाबला ईरान और साबिक चैंपियन स्पेन के माबैन खेला जाएगा। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए स्पेन को यह मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। वर्ल्ड न्यूज में अभी इतना ही। आप देखते रहिए जी सलाम।